हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका 9 चल रहा है। बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए निरंतर हम आपको वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, जिसे आप बारीकी से समझेंगे। इसकी परिभाषा, इसका बनावट, इसके कार्यविधि और इसका उपयोग पूरा विधिवत हम समझाने की कोशिश करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे। सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। मतलब एक उपकरण है। ये क्या है बच्चों? एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, प्रकाशिक तंतु है क्या भैया? एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। पहली बात यहां पर समझिए। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहां पे आप तैयार कर लीजिए। प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पहले समझते हैं, ये है क्या। जैसे मैं कहता हूं कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां पर क्या होता है बच्चों? अपवर्तन होता है। ठीक है, जैसे ये मेरा एक पृष्ठ हो गया और इधर आपका है सघन माध्यम और ये आपका है विरल। थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। अब प्रकाश किरण आपतित हुई यहां पे आई के साथ, तो ये सीधे न जाकर के अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये आपका अपवर्तन कोण का मान अधिक हो जाता है जब सघन से विरल में जाती है। और जैसे ही आई के मान को हम बढ़ाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आता है बच्चों कि ये जो प्रकाश किरण है ये अपवर्तित होकर के 90 डिग्री कोण बनाती है। जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, हमने क्या कहा, ये आपतन कोण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण विचलित होती है। अब यहां पर विचलन इस प्रकार हुआ है कि सघन से विरल में गया तो अविलंब से दूर हटा है। लेकिन जैसे ही हम आपतन कोण के मान को और बढ़ा दें तो जो आपका अपवर्तित किरण है बच्चों कहीं ना कहीं 90 डिग्री पर हो जाता है। और थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब आपतन कोण का मान और बढ़ा दें ऐसा, तो प्रकाश किरण फिर अपवर्तित न होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। वहीं पे आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ा दिए तो प्रकाश किरण जो अपवर्तित हो रही 90 डिग्री पर हो गई। और थोड़ा सा बढ़ा दिए, जब आपका प्रकाश किरण अपवर्तित होता है 90 डिग्री पर ना, वो आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्रांतिक कोण। और हमने कहा आपतन कोण का मान और बढ़ाया, और जैसे ही आपतन कोण का मान और बढ़ाया तो प्रकाश किरण क्या हो गई? क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कोण पर वो प्रकाश किरण आपतित हुई है, तो फिर प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन के साथ साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया वहां पे। ठीक बच्चों, चलिए ये प्रकाशिक तंतु किस प्रकार से बना होता है इसको हम समझते हैं। जैसे मैं यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा कि मान लीजिए एक वायर है, तो वायर का एक अंदर वाला भाग होता है, एक अंदर वाला भाग, ये पतला वाला भाग, ये अंदर वाला भाग है। ठीक है बच्चों, और फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर होता है। दूसरा लेयर इस प्रकार से होता है, देखिएगा ये दूसरा लेयर है। मतलब अंदर एक लेयर तो वही है, अंदर जा ही रहा है। अब ये दूसरा लेयर मिल चुका है। ठीक है बच्चों, अब ये दूसरा लेयर मान लीजिए आगे चल ही रहा है, आगे जाएगा ही। इसके ऊपर भी एक लेयर है, वो इस प्रकार से है। ये उसके ऊपर भी एक लेयर बन गया। तो देखिए जरा कितने लेयर आपको नजर आने लग गए। तो एक अंदर वाला भाग, फिर बीच वाला भाग और सबसे बाहर वाला भाग। तो जो अंदर वाला भाग है ना बच्चों, ये कहलाया क्रोड। मतलब प्रकाशिक तंतु टेढ़ी मेढ़ी नली भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रोड कहलाया। और ये हमारा जो दूसरा वाला भाग है बच्चों, ये कहलाया क्लैडिंग। और तीसरा जो हमारा होता बच्चों, ये सुरक्षात्मक जैकेट। मतलब जब हम बनावट की बात करते हैं कि प्रकाशिक तंतु किस प्रकार से बना होता है, तो 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये आपका सबसे अंदर वाला भाग, केंद्रीय वाला भाग है, क्रोड है। इसका जो अपवर्तनांक होता है लगभग, ये जो म्यू का मान होता है 1.52 होता है।
इसमें जो बीच वाला इसका मान है 1.48 होता है, और ये जो बाहर वाला भाग होता है बच्चों, ये तो आपका एक प्रकार से विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है, इसका वर्तनांक होता ही नहीं है। ठीक, तो ये जब बनावट की बात करते हैं तो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला तो आपका होता है क्रोड, ये आपका क्रोड है जो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र का होता है, जो कि आपका या तो कांच का बना होगा, उच्च क्वालिटी के कांच, सिलिका, या आपके पास कोई प्लास्टिक हो उच्च क्वालिटी का जिसका वर्तनांक लगभग 1.52 हो। फिर उसके जो क्रोड वाला भाग होता है उसके ऊपर एक पतला लेयर चढ़ा रहता है, पतली परत होती है, पतली परत होती है बच्चों, जो कि एक कांच की बनी होती है या तो प्लास्टिक की बनी होती है, जिसका वर्तनांक 1.48 होता है। और जो सबसे बाहर वाला पदार्थ होता है ये बिल्कुल सुरक्षा की भांति कार्य करता है, सुरक्षात्मक जैकेट है, विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। ये प्रकाशिक तंतु को सुरक्षा का प्रदान करता है। ये तंतु सीधा भी हो सकता है बच्चों, टेढ़ा, मैं तो अभी सीधा बनाया हूं, ये सीधा भी हो सकता है और टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सबसे पहले बनावट की बात करते हैं, तो बनावट ये 3 भागों से मिलकर बना हो। एक तो क्रोड है, प्रकाशिक तंतु का सब जो बीच वाला केंद्र वाला भाग, प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग को हम क्रोड कहते हैं। ये उच्च क्वालिटी के कांच या प्लास्टिक या सिलिका का बना होता है, जिसका वर्तनांक 1.52 होता है। दूसरा, क्रोड के ऊपर एक कांच या प्लास्टिक का एक परत चढ़ा रहता है बच्चों, जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं, जिसका वर्तनांक लगभग थोड़ा सा क्रोड के वर्तनांक से कम होता है। तीसरा आपका सुरक्षात्मक जैकेट, ये सबसे बाहर की परत है जो कि सुरक्षात्मक जैकेट कहलाता है, विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, जो कि प्रकाशिक तंतु को सुरक्षा प्रदान करता है। 3 भाग से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया। पहला क्रोड है जो कि प्रकाशिक तंत्र के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, उच्च क्वालिटी के कांच, सिलिका या प्लास्टिक का बना रहता है। क्लैडिंग जो है बच्चों, क्रोड के ऊपर एक बाहरी पतली परत चढ़ी रहती है जो कि कांच या प्लास्टिक का बना रहता है, जिसका वर्तनांक थोड़ा सा कम होता है। सुरक्षात्मक जैकेट, ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है जिसे सुरक्षात्मक जैकेट कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, जो कि प्रकाशिक तंतु को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, यदि इसकी मैं बात करूं तो ये लंबा चौड़ा जब होता है तो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब प्रकाश किरण जब जाती है ना तो यहां से टकराई, ये लो, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और उतनी ही तीव्रता के साथ ही बाहर निकल जाता है। कितना भी लंबा चौड़ा आप बना लो प्रकाशिक तंतु को, कितना भी लंबा चौड़ा ले जा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई प्रतिबिंब भी आप तरंग के रूप में, प्रकाश सिग्नल के रूप में भेजे हैं तो उसी रूप में वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, यदि इसको आपको देखना है बच्चों तो आप अपने घर में जब भी आप देखिएगा, जो आपका डिस्क लगा रहता है और रिसीवर तक जो वायर लगा रहता है, एक प्रकाशिक तंतु का वायर लगा होगा, आप देख लेना। आप अपने घर में जाना भाई, छत में, वहां पर डिस्क लगा होगा जहां से सिग्नल आता है ना, वो एक मोटी वायर लगी रहती है, वो एक प्रकाशिक तंतु है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमारा ये पेन है, ये हमारा क्या है बच्चों, पेन है। अब इस पेन से, इसके अंदर 3 भाग है, तो ये कैसा दिखेगा, हम इसके इस भाग से देख पाएंगे। तो इस भाग से देखने के लिए कुछ इस प्रकार से डायग्राम आप देखिए। ये जो वाला भाग है ये केंद्र वाला भाग कहलाता है, बीच वाला भाग आपका क्लैडिंग, और सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है सुरक्षात्मक जैकेट होता है। ओके बच्चों, तो बनावट की बात करते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला क्रोड, केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, जो एक समान अपवर्तनांक वाले कांच या प्लास्टिक के बहुत बारीक तंतुओं से बना होता है, जिसका वर्तनांक लगभग 1.52 होता है। और क्लैडिंग, ये केंद्रीय भाग के ऊपर एक परत चढ़ा रहता है बच्चों, जो कि या तो आपका किसका बना होगा, कांच या प्लास्टिक का, इसका वर्तनांक थोड़ा सा कम होता है। तीसरा नंबर सुरक्षात्मक जैकेट, ये सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी परत है, जो कि सुरक्षात्मक जैकेट का कार्य करता है, आवरण का कार्य करता है, विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, प्रकाशिक तंतु को सुरक्षा प्रदान करता है। ओके बच्चों, क्लियर है। अब यहां पर आप देखिए कार्यविधि। कार्यविधि में क्या होता है, मैंने कहा ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, मतलब एक भी सिग्नल इधर उधर नहीं जाता, पूर्ण रूप से वो परावर्तित होता है। जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होता है तो वह तंतु के अंदर गुजरने लगता है। जैसे मैंने यहां पे आपको समझाया, देखो ये आपका प्रकाश किरण आपतित हुआ तंतु पर छोटे कोण के साथ। ठीक है, जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होता है तो वह तंतु के अंदर गुजरने लगता है। इसका तंतु और परत के अंतरापृष्ठ में बार बार आंतरिक परावर्तन होता है और अंत में प्रकाश दूसरे सिरे से उतनी तीव्रता के साथ बाहर निकल जाता है।
ठीक है। किसी वस्तु के विभिन्न भागों में चलने वाली प्रकाश किरणें विभिन्न तंतुओं से गुजरती है और अंत में सभी प्रकाश किरणें पुनः मिलकर वस्तुओं का उतनी ही तीव्रता का प्रतिबिंब बनाती है। कहने का मतलब यहां से कई सारी प्रकाश किरणें चली हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है और सब मिलकर के उतनी ही तीव्र, जितनी तीव्रता से यहां उतनी ही तीव्रता के साथ सब मिलकर के चाहे किसी प्रतिबिंब का रूप हो वो उतनी ही तीव्रता के साथ हमें प्रतिबिंब दिखाता है। यह इसका कार्य विधि है कि जैसे ही प्रकाश सिग्नल को हम अंदर भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कई बार 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 टकराते हैं, बार बार आंतरिक परावर्तन होता है, फलस्वरूप दूसरे सिरे में उतनी ही तीव्रता के साथ हमें प्रकाश सिग्नल प्राप्त हो जाता है। बच्चों ये इसका कार्य विधि, ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है एग्जाम में, जितना मैं समझा है ही क्या यार। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक उपकरण है, ठीक है, जो कि प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य करता है। बनावट में इसके 3 भाग है, क्रोड, क्लैडिंग, सुरक्षात्मक जैकेट। कार्य विधि बहुत ही सरल है। जब प्रकाश को एक छोटे कोण के साथ आपतित कराया जाता है तो अंदर गुजरने लगता है। तंतु और परत के अंतरापृष्ठ मतलब अंदर वाले भाग पर बार बार आंतरिक परावर्तन होता है, फलस्वरूप प्रकाश किरणें दूसरे सिग्नल तक पहुंच जाती है। आंतरिक परावर्तन बार बार होता है तो वो सिग्नल जो है आगे पहुंचेगा, दूसरे सिरे पर मिल जाता है और उसी प्रकार से हमें उतनी तीव्रता के साथ प्रतिबिंब प्राप्त हो जाती है। ये इसका कार्य विधि है। कुछ है ही नहीं बच्चों। इसका उपयोग यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। 2 उपयोग लिख लो। पहला उपयोग विद्युत सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग करके वस्तुओं के प्रतिबिंबों को दूरस्थ स्थान तक भेजा जा सकता है। तीसरा उपयोग, सजावटी लैंपों में प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है। सजावटी लैंप में प्रकाशिक तंतु का प्रयोग कर सकते हैं। दूर संचार में सिग्नलों को संप्रेषित किया जाता है। एक साथ कई सिग्नलों को बिना व्यवधान के संप्रेषित कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो 3-4 आप लोग याद कर सकते हो। वैसे भी एक तो आपको क्लियर है कि सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, विद्युत सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेज सकते हैं। इसका उपयोग कर प्रतिबिंब को दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। इसका उपयोग चिकित्सकीय एवं प्रकाशिकी परीक्षण में भी किया जाता है। सजावटी लैंपों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इतना आप लोग लिख लेंगे तो काफी है, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। यदि इसको कोई पढ़ना चाहता तो बड़ा बोरिंग टॉपिक समझता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बोरिंग टॉपिक है नहीं। जो बच्चा थोड़ा भी मेहनत कर दे, थोड़ा भी ध्यान लगा दे, उससे ये बन जाएगा, क्लियर बन जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं होगी। ओके बच्चों, यदि इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। आपको हैंडी 10 नोट्स, ऑल चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। हाँ, छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंडी 10 नोट्स आपको दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।